हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि अभी हम आपको बायोलॉजी का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। रिवीजन सीरीज मेरा इस सेंस में कहना है कि ये सभी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसके माध्यम से हम आपको इस चैप्टर को हाईलाइट करना आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए, आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जीव विज्ञान का ही, जो परिवहन टॉपिक से है। चलिए आइए इसमें पहला क्वेश्चन जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है सो वो फ्लोएम में पाई जाती है। एक का सी ऑप्शन सही है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल की जो जीवन अवधि है वो 120 दिन होती है, यानी 2 का ये ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक बी और सी दोनों हैं, मतलब फ्लोएम और जाइलम दोनों हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त जो है सो एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ऊतक है, टिश्यू है। 4 का ए ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव का जो हृदय है वह पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, यानी 5 का ए ऑप्शन सही है। अब देखो आप, ये सारे क्वेश्चन 2021 के एनुअल में पूछा हुआ है। कल हमने आपसे 2 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बाद में ओरली बोला था, वो दोनों क्वेश्चन यही है। एक में है कि मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं इसके कार्यों का वर्णन करें। दूसरा है कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखे, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया विधि को लिखें। ये क्वेश्चन आप आंसर लिख के अपना तैयार करेंगे। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी माह होती है, कितनी दिन होती है, यानी कितनी होती है? तो ये 6 का ये ऑप्शन है कि 12 से 20 दिन, यानी कि जो वो था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल है यानी टाइम जो है वो 12 से 20 दिन है, और इसी तरह से उसका जो कार्यकाल है आरबीसी का, तो आरबीसी का 120 दिन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा मधुमक्खी में नहीं होता, यानी बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी 8 का सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, यानी 9 का सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो है वह एड्रेनलिन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है, यानी 10 का सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह कॉकरोच में पाया जाता है, यानी 11 का बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 12 का डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका है वह नियंत्रित करती है। इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वह रंध्रों का द्वारा होता है। देखिए, इससे आप 3 क्वेश्चन याद करके रखिए। भोजन का आदान प्रदान पूछेगा, यानी भोजन का जो परिवहन है, तो भोजन को हम लोग क्या लिखते हैं? फूड लिखते हैं। तो फूड से भोजन होता है, तो एफ से फ भी होता है। तो भोजन का परिवहन पौधों में कौन करता है? तो यह जो है सो फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि पौधों में जल का जो परिवहन है सो कौन करता है? तो जल का जो परिवहन है, ज से जल होता है, इसका परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। इसका परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है, यानी 14 का ही ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? यानी सबसे तेजी किसका धड़कन धड़कता है? तो ये चूहा का है। और एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार धड़कता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन है वह सुक्रोज में होता है। किस में होता है? सुक्रोज में होता है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस में होता है? तो सुक्रोज में होता है, यानी 16 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 16 का
डी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो शरीर है यानी मानव जो शरीर है वो 7 से 7.8 के परास तक काम करता है, यानी 18 का डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स है वह रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, और प्लेटलेट्स के कारण ही मनुष्य में जब हाथ कट जाता है तो वो क्या होता है, रक्त जम जाता है। तो इसी तरह से देखिए सारे क्वेश्चन 2020, 19 और सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल दोनों में पूछा हुआ है। इसी तरह से 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि जाइलम किसके परिवहन के लिए होता है? तो जल के वहन के लिए होता है। इसी तरह से गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो रंध्र। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो बस वही क्वेश्चन है, इसी को भाषा में घुमा के आपसे पूछा है, तो 21 का बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा, यानी 22 का बी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने का काम कौन करता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर काम करता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये है प्लेटलेट्स। इससे पीछे भी क्वेश्चन आया था, और यहाँ भी याद है कि भाषा का सिर्फ चेंजिंग रहता है और कोई विशेष बात नहीं होता। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अभी हम जस्ट तीनों के बारे में आपको कंजुगेट करके बताए थे, एक जगह जोड़ के बताए थे, और देखो तीनों का तीनों क्वेश्चन आ गया और बार बार पूछता है एग्जाम में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन के संवहन के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स को ही कहा जाता है, प्लेटलेट्स ही समझिए उसको। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट डॉट के द्वारा होता है। तो एक शैवाल में रक्त का जो परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है वो विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से होता है, अर्थात 27 का बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो 120 मिलीग्राम प्रति HG। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में कहाँ पे होता है? तो पत्ता में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की जो है वो भीतरी कोशिका क्या होती है? भीतरी जो कोशिका होती है, भित्ति जो होती है, भीतरी भित्ति जो होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, यानी 30 का ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने टोटल परिवहन से कितना क्वेश्चन को रखा? तो 30 क्वेश्चन को रखा, और ये 30 का 30 क्वेश्चन जो है सो बिहार बोर्ड के द्वारा अपने विगत वर्षों का जो परीक्षा लिया है उसमें क्या किया गया है? पूछा गया है। तो आप लोगों से हम आशा करते हैं कि 30 का 30 क्वेश्चन आप लोग आसानी से क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, और याद करने के बाद अच्छा तरीक़ा से इसे आप समझ भी लेंगे, और याद करके अपने पास रखे रहें बढ़िया से। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन यही से क्वेश्चन आएंगे, आपको एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना जो कराया जा रहा है आप उतना कंटिन्यूसली करते रहिए। अब चलिए, अब हम इस चैप्टर से संबंधित अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय से शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा था कि मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभक्त होता है? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था, कितने कोष्ठक में विभक्त होता है? 4 कोष्ठक में विभक्त होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? तो डेंगू जो रोगी होते हैं उसमें रक्त का जो है प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का जो विनिमय है पत्ती में पाए जाने वाले स्टोमाटा के द्वारा होता है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो रक्तचाप की माप आपको ऑब्जेक्टिव में भी आया है, स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर भी इसको कहते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताए ही है कि पौधों में जल परिवहन जाइलम संवहन ऊतक के द्वारा होता है, एक लाइन का आंसर है। इसी तरह से छठा क्वेश्चन है कि रक्त किस तरह का ऊतक है? तो रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है।
कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। 7वां क्वेश्चन है कि रक्त के जमने थक्का का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा रक्त के जमने का मुख्य कारण प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रोनोजिन है। प्रोटीन फाइब्रोनोजिन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? तो मानव में वहन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल है। 1 नंबर करके लिखिएगा रुधिर, 2 नंबर में लिखिएगा हृदय और 3 नंबर में लिखिएगा रक्त वाहिनियाँ। इस तरह से अति लघु का हमने आपको ऑन स्पॉट इसका आंसर हमने आपको बता दिया। आप वीडियो को रोक रोक के देख के इसका सारे आंसर आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय। देखिए इसका सभी का आंसर बड़ा होता है, इसीलिए हम इस एक ही वीडियो में यह संभव नहीं है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का आंसर। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय के लिए अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम इसका आंसर आपको जब ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म करते हैं तो हम सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ही लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हम आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव और अति लघु का आंसर आसानी से आपको हम करा दें। लघुत्तरीय क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था पहला इस रिलेशन से, लसिका क्या है? तो ये तो ईजी है। लसिका के बारे में आप लोग जानते हैं कि लसिका श्वेत संवहनी ऊतक है। श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा रक्त प्लाज्मा को सम्मिलित रूप लसिका या ऊतक द्रव कहलाता है। इसके कार्यों का वर्णन करें तो इसके कुछ कार्य है, उसे हम अगला डिस्क्रिप्टिव टाइप से होगा तब कर पाएंगे। रक्त के 2 कार्य लिखें। सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन पूछा कि बाष्प उत्सर्जन व स्थानांतरण में अंतर लिखें। तो दोनों में बाष्प उत्सर्जन व स्थानांतरण में बॉक्स बना के बाष्प उत्सर्जन एक तरफ कर दीजिएगा और एक तरफ क्या कर दीजिएगा स्थानांतरण। एक तरफ बाष्प उत्सर्जन में लिखिएगा कि पौधों में जल का वायवीय भागों से छिद्रों द्वारा जल वाष्प के रूप में निष्कासन बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। इसी तरह से 1 नंबर में इधर कार्य स्थानांतरण की तरफ जबकि करके लिखिएगा क्या कि पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन स्थानांतरण कहलाता है। तो इसी तरह से 1-2 अंतर और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के 2 कार्य को लिखें, तो अपना उसका समझ लीजिएगा। चौथा है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 घटकों के कार्य लिखें, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? अगला क्वेश्चन है छठा, जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम तथा फ्लोएम अंतर है कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ जाइलम, दूसरी तरफ जब फ्लोएम। जाइलम की तरफ ये पौधों में जल का परिवहन करता है, फ्लोएम की तरफ जबकि ये पौधों में भोजन का परिवहन करता है। इसी तरह से पादप में 7वां क्वेश्चन है कि पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। 8वां क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो रंध्रों के माध्यम से होता है। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लसिका में अंतर को लिखें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। तो ये हो गया लघुत्तरीय, अति लघु और ऑब्जेक्टिव का हम क्वेश्चन आंसर आपको करा चुके हैं। आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय, उसको देखते हैं और एक अगला टॉपिक से भी संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए आगे चलते। अगला लघुत्तरीय का ही क्वेश्चन है कि धमनी तथा शिरा में अंतर को बताएं। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के जमने में पट्टिकानुओं प्लेटलेट्स की क्या भूमिका। ये सब लघुत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय इस चैप्टर से क्या पूछा गया है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब ये उत्सर्जन टॉपिक से कुछ ऑब्जेक्टिव है, आइए उसको हम लोग करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण विधि के द्वारा करता है। एक का बी ऑप्शन सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो इनमें से सभी है, अमोनिया भी आता है, यूरिक अम्ल भी आता है और यूरिया भी आता है। इनमें से सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, यानी 4 का डी ऑप्शन सही, इनमें से सभी है। 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क है अर्थात किडनी जो है वह उत्सर्जन से संबंधित है।
6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि सेंटअप एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था ई बार का सेंटअप एग्जाम में। तो कौन है? तो नेफ्रॉन है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो किडनी है, वृक्क है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क यानी किडनी मनुष्य के शरीर का एक भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो वो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, यानी 10 का ये ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीज के आकार। किडनी का किस तरह का आकार होता है? तो सेम के बीज के आकार होता है। सेम जो खाने वाला सब्जी होता है उसका जो बीज होता है उसी के आकार, वो छोटा है इससे थोड़ा बड़ा होता है, वो बड़ा आकार रहता है, लेकिन शेप सेम टू सेम रहता है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि ब्रिसन को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में जो यूरिया होता है वो 2% पाया जाता है। तो हम लोग अभी इस टॉपिक से भी, जो उत्सर्जन टॉपिक है उससे भी संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। अब इससे संबंधित हम लोगों को देखना है क्या चीज़? अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। और अति लघुत्तरीय का हम लोग क्या करते जाते हैं, साथ साथ में आंसर भी करते जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय में पूछ रहा था कि मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ के नाम निम्नलिखित है, डैश दे दीजिएगा, और 1 नंबर में लिखिएगा मल और 2 नंबर में लिखिएगा मूत्र। दूसरा है वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा कि मनुष्य में वृक्क का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण तथा रक्त साफ करने में मदद करना है। 5वां क्वेश्चन है, चौथा, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो पौधों में टैनिन उत्सर्जी पदार्थ वृक्षों के छाल में संचित रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? तो वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 5वां लघुत्तरीय क्वेश्चन आपने देख लिया। इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 6 नंबर नहीं, अति लघु वहीं समाप्त हो गया। अब लघुत्तरीय है, उत्सर्जन की परिभाषा दे और उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका आप खुद देखेंगे, खुद करने की कोशिश करिए। दीर्घोत्तरीय है कि मानव मूत्र के निर्माण विधि का वर्णन करें। दूसरा, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं तथा उसके कार्यों को लिखें। 3 नंबर, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। और ये नेफ्रॉन वाला जो है ना, बड़ी भिविया, ये देख लीजिए 12, 13, 16, 19 कंटिन्यूसली पूछते आ रहा है, और इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी नेफ्रॉन का चित्र वाला। चौथा क्वेश्चन है कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें, मतलब किडनी का बनाना है, ये हो गया। अब इसी तरह से हमने आपको पीछे जो पिछले का ये पहला लेसन का जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हमने आपके लिए नहीं करा पाया था, लेकिन इस वीडियो में हमने आज का जो अति लघुत्तरीय बन रहा था उसको हमने क्या किया, कराया है। तो चलिए देखते हैं कि पीछे जो हम लोग पहला वाला जो चैप्टर पढ़े थे पोषण में क्या क्या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पोषण में पूछा गया था कि सजीव की जीवित इकाई क्या है? तो उसका आंसर है कि सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका है। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका है। दूसरा क्वेश्चन पूछे थे हम पिछले वाले वीडियो में, जिसको हमने आपको कहा था करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि ATP का पूरा नाम लिखे। तो ATP का पूरा नाम होता है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे उसमें पूछा था कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी आँख की बीमारी नामक बीमारी होती है। चौथा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय उसमें पूछा गया था कि अमीबा में गति किस भाग में होती है? तो अमीबा में गति कूटपाद के द्वारा होता है। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा का पाचन कैसे होता है? तो अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन रसधानी में पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। छठा क्वेश्चन है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बोला भी था वहाँ पे कि कोशिका में पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन अति लघुत्तरीय उसमें पूछा गया था कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसीलिए पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं।
7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन है कि परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी जीव जो अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, अमरबेल आदि। 9 नंबर क्वेश्चन हम पूछे थे अति लघु उत्तरीय में, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण यही होता है 6CO2 + 12H2O। सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन करता है तो बनता क्या है? तो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 और 6 गो ऑक्सीजन का निकलता है और 6 गो जल का अणु निकलता है। 10 नंबर अति लघु उत्तरीय हम आपसे पूछे थे कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो हरे पौधे में हरित लवक के यानी क्लोरोप्लास्ट के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, उसमें लघु उत्तरीय है वो, उसको भी यहाँ पे आंसर आपके सामने है तो उसको भी हम कर देते हैं। वो क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। तो देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कर्तनक, जिसको इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। दूसरा है भेदक या कैनाइन इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा है अग्र चवर्णक या प्रीमोलर, इसको इंग्लिश में प्रीमोलर कहा जाता है। और चौथा है चवर्णक या मोलर। ये 4 उसका नाम हो गया और 4 प्रकार का होता है। और दूसरी बात इसके कार्य क्या है? तो चारों का कार्य देखिए, पहला कर्तनक का, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। दूसरा है भेदक कैनाइन, यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। और तीसरा है अग्र चवर्णक प्रीमोलर, यह भोजन को क्या करता है? चबाने का कार्य करता है। और चौथा है चवर्णक, यह भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। तो इस तरह से एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने यहाँ पे है, वो इसे आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। और अति लघु हमने करा ही दिया। अगर आपको यह सीरीज मेरा अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? लाइक करें और क्या करिए? शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच क्या करिए? शेयर करिए। अगर अपने दोस्तों के बीच नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो आप कम से कम अपने मोबाइल के जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन का खजाना आपके माध्यम से मिल सके। और ये शेयर ही हमारे वीडियो का व्यू ही हमें क्या देता है? मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। यानी इतने जानिए ना, आपका एक एक शेयर मेरे एनर्जी लेवल को क्या करेगा? मेरे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप पूरे का पूरे वीडियो देखें। देखने के साथ साथ आप इसे दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि जो ही आप शेयर करिएगा हम आपके लिए, हमें उसका नॉलेज प्राप्त होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा तरीक़ा से कुछ करने का काम करेंगे। जैसे पिछले वीडियो का आप लोगों ने फैलाया, भेजा ईमानदारी पूर्वक पूरे विश्वास के साथ, तो हमें अच्छा लगा। इसीलिए हमने आज क्या किया है कि पिछले वाले जो सीरीज चल रहा था उसमें का जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था उसके सभी का हमने क्या किया? आपको आंसर यहाँ पर दे दिया रिटन के रूप में। आज जो था उसका हमने क्या किया है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर हमने आपको बताते चला है। अति लघु उत्तरीय का एक आध लघु उत्तरीय का भी करने का कोशिश किया है। अगर इसी तरह का प्यार आपका हम पे बना रहा, इसी तरह से हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहें, तो हम आगे से आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आंसर टाइप करा के लाए और आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर को PDF भी देने का कोशिश करें। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और आप अपने आप को फ़ायदे के सिंगार पर ले जाइए। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको करना है, बस इतना ही करते जाइए, आपका बायोलॉजी कंप्लीट। और मात्र से 5 से 6 गो वीडियो और आएगा बायोलॉजी का, पूरे बायोलॉजी आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें, शेयर करें, लाइक तो ज़रूर ठोकें। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।